नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनुमंत और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को बदलकर रख दिया। यह है गाथा अशोक महान की, उस योद्धा की जिसने कलिंग युद्ध की रक्तरंजित भूमि से उठकर करुणा, शांति और बौद्ध धर्म का मार्ग चुना। उनकी नीतियां, उनके शिलालेख और उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। तो आइए चलें उस अद्भुत सफर पर और जानें कैसे एक साधारण सम्राट बन गया अशोक महान। भारत के इतिहास में यदि किसी शासक को सबसे महान, करुणामयी और परिवर्तनशील कहा जाए तो वह नाम है सम्राट अशोक महान। वह केवल एक विजेता सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध और हिंसा से उपजी पीड़ा को गहराई से महसूस कर जीवन की दिशा बदल दी। अशोक का शासनकाल ईसा पूर्व 3री शताब्दी में रहा और वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी और उनके पिता बिंदुसार ने उसे आगे बढ़ाया। अशोक का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह तथा राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र अंकित है। यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी शासन नीति, अहिंसा और धर्म के संदेश का द्योतक है। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में हुआ। उनके पिता बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक थे और माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा माना जाता है। मौर्य वंश उस समय भारत का सबसे सशक्त और संगठित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में यह साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक का जन्म ऐसे समय हुआ जब मौर्य साम्राज्य राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। अशोक बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और निर्भीक स्वभाव के थे। उन्हें युद्धकला, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी और राज्य संचालन की शिक्षा दी गई। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रखरता के कारण वे अपने भाइयों में सबसे अलग दिखाई देते थे। कहा जाता है कि वे बहुत कम उम्र में ही बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। वे कठोर अनुशासन प्रिय थे, किंतु साथ ही हृदय से संवेदनशील भी। राजकुमार अशोक का स्वभाव दृढ़ और निडर था। उन्हें बचपन से ही कठोर परिश्रम की आदत थी। उनके गुरुजन कहते थे कि अशोक साधारण राजकुमार नहीं हैं, उनमें असाधारण नेतृत्व क्षमता है। उनके साथियों और सैनिकों में भी उनके प्रति गहरा सम्मान था। लेकिन परिवार के भीतर उन्हें कई बार ईर्ष्या और विरोध का सामना करना पड़ा। बिंदुसार के अन्य पुत्रों को लगता था कि अशोक उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए युवावस्था में अशोक को कई बार कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करना पड़ा। बिंदुसार ने अशोक की योग्यता परखने के लिए उन्हें उज्जैन, मध्य भारत का प्रमुख नगर का प्रांतीय शासक नियुक्त किया। यहां उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल और न्यायप्रियता से लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान एक रोचक घटना घटी। अशोक का विवाह देवी नामक युवती से हुआ, जो एक व्यापारी की पुत्री और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाली थी। देवी के प्रभाव ने आगे चलकर अशोक के जीवन पर गहरा असर डाला। राजकुमार अशोक बचपन से ही युद्ध नीति और प्रशासन में दक्ष हो चुके थे। उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कई बार विद्रोह दबाने और सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। अशोक ने हर बार अपनी वीरता और रणनीति से साम्राज्य की शक्ति को सिद्ध किया। उनके शासन कौशल को देखकर धीरे धीरे जनता और दरबारियों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा। इस प्रकार अशोक का प्रारंभिक जीवन ही यह संकेत देता है कि वे केवल एक साधारण राजकुमार नहीं थे, बल्कि इतिहास रचने के लिए जन्मे थे। उनकी शिक्षा, प्रशासनिक क्षमता और साहस ने उन्हें भावी महान सम्राट बनने की नींव प्रदान की। अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार ने लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य विस्तृत और स्थिर था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर स्थिति जटिल हो गई। बिंदुसार के कई पुत्र थे और हर एक सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने का इच्छुक था। राजपरिवार और दरबार में षड्यंत्रों का माहौल बन गया। अशोक का व्यक्तित्व, वीरता और प्रशासनिक कौशल उन्हें अन्य भाइयों से अलग करता था, लेकिन यही कारण था कि उनके प्रति ईर्ष्या और विरोध भी अधिक था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और असंतोष फैलने लगे। जनता को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपनी युद्ध नीति और कठोर निर्णय क्षमता से इन विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया। उनकी कठोरता के कारण उन्हें चंड अशोक, कठोर अशोक की संज्ञा भी दी गई।
हालांकि यह कठोरता साम्राज्य की एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। लगभग 273 ईसा पूर्व में अशोक को पाटलिपुत्र का सम्राट घोषित किया गया, किंतु उनके शासन की वास्तविक पुष्टि और स्थिरता 269 ईसा पूर्व में मानी जाती है, जब राजपरिवार और प्रशासन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया। अशोक का सिंहासनारोहण आसान नहीं था। कहा जाता है कि सत्ता संघर्ष में उन्होंने कई भाइयों को हराया और दरबार के विरोधी गुटों को शांत किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों में इसके अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि अशोक ने बड़ी चुनौतियों के बीच सत्ता प्राप्त की। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बन चुका था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में काबुल तक था। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना अत्यंत कठिन कार्य था। अशोक ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में पूरी शक्ति और कठोरता के साथ प्रशासन को सुदृढ़ किया। वे एक दृढ़, कठोर और शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। अशोक ने शासन संभालते ही प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया, जैसे प्रांतीय गवर्नरों को पुनः संगठित करना, कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक बल को मजबूत करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देना। उनकी कठोर नीतियों ने प्रशासनिक ढांचे को स्थिर किया और साम्राज्य को मजबूत नींव प्रदान की। प्रारंभिक काल में जनता अशोक को एक कठोर शासक के रूप में देखती थी, लेकिन साथ ही लोग उनकी दृढ़ता और न्यायप्रियता से प्रभावित भी थे। उनका नाम धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन गया। यह दौर अशोक के जीवन का वह चरण था जब वे एक महत्वाकांक्षी और कठोर शासक के रूप में सामने आए। सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें जिस संघर्ष से गुजरना पड़ा, उसने उनके व्यक्तित्व को और भी दृढ़ बना दिया। लेकिन उनका यह कठोर रूप आगे चलकर एक निर्णायक मोड़ कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह बदलने वाला था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का एक भाग था। यह क्षेत्र सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित होने के कारण यहां से व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया जा सकता था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारत में हो चुका था, किंतु कलिंग स्वतंत्र था और उसने मौर्य सत्ता के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका उद्देश्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक साम्राज्य के अधीन लाना था। कलिंग का स्वतंत्र रहना उनकी साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध था। इसलिए अशोक ने इसे किसी भी कीमत पर जीतने का संकल्प लिया। कलिंग की जनता स्वतंत्रता प्रेमी और साहसी थी। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अशोक ने विशाल सेना तैयार की, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे। यह युद्ध ईसा पूर्व 261 में लड़ा गया और भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है। अशोक की सेना ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध कई दिनों तक चला। कलिंग की जनता ने असाधारण साहस दिखाया। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां और युवक भी युद्धभूमि में उतर आए। लेकिन मौर्य साम्राज्य की विशाल और सुसंगठित सेना के सामने अंततः कलिंग टिक नहीं सका। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और अनेकों घायल हुए। गांव-गांव उजड़ गए, परिवार बिखर गए और जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। रक्त की नदियां बहने लगीं और चारों ओर त्रासदी का दृश्य छा गया। युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक ने जब युद्धभूमि का निरीक्षण किया तो उनके हृदय पर गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने शवों से भरे मैदान, रोती हुई स्त्रियां, अनाथ हुए बच्चे और बर्बाद हुए गांव देखे। यह दृश्य देखकर उनकी आत्मा व्याकुल हो उठी। अशोक ने महसूस किया कि सत्ता और विजय के लिए उन्होंने लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आत्ममंथन का क्षण था। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जो अशोक पहले कठोर और महत्वाकांक्षी थे, वही अब करुणा और धर्म के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे हिंसा और युद्ध का मार्ग छोड़कर केवल शांति, धर्म और अहिंसा का पालन करेंगे। कलिंग युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने अशोक को चंड अशोक से धम्म अशोक बना दिया। यदि यह युद्ध न हुआ होता तो शायद इतिहास अशोक को केवल एक विजेता शासक के रूप में याद करता। लेकिन इस युद्ध ने उन्हें विश्व इतिहास के सबसे महान मानवीय शासकों में शामिल कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की आत्मा गहराई से विचलित हो गई थी। युद्धभूमि पर देखे गए विनाश और रक्तपात ने उनके भीतर पश्चाताप की ऐसी ज्वाला जलाई कि वे रातों को सो नहीं पाते थे।
उन्हें लगने लगा कि सच्चा सम्राट वही है जो जनता की रक्षा करे, न कि उनके विनाश का कारण बने। इसी आत्ममंथन ने उन्हें धर्म और करुणा की ओर मोड़ा। अशोक का बौद्ध धर्म से परिचय पहले ही हो चुका था। उज्जैन में प्रांतीय शासक रहते हुए उन्होंने देवी नामक युवती से विवाह किया था, जो एक बौद्ध व्यापारी की पुत्री थी और स्वयं भी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखती थी। देवी के विचारों ने अशोक को प्रभावित किया था, किंतु कलिंग युद्ध के बाद वे और गहराई से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से मार्गदर्शन लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनका झुकाव और गहरा हुआ और उन्होंने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब उनका शासन केवल विजय और शक्ति पर आधारित नहीं होगा, बल्कि धम्म यानी नैतिक आचरण, करुणा और अहिंसा पर आधारित होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धम्म नीति की घोषणा की। यह नीति बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित थी, परंतु केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं थी। धम्म नीति का मूल उद्देश्य था सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सत्य और अहिंसा का पालन, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान, धर्मों के बीच सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण के लिए शासन चलाना। अशोक अब पहले जैसे कठोर और महत्वाकांक्षी शासक नहीं रहे। उनका जीवन बदल चुका था। उन्होंने शिकार और हिंसा से दूरी बना ली, पशुओं की बलि रोकने के आदेश दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शाही रसोई घर में रोजाना सीमित संख्या में ही पशु वध की अनुमति दी, जो आगे चलकर पूरी तरह बंद कर दी गई। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करवाई, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और कुएं बनवाए, पशुओं और पक्षियों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। यह सब उनकी करुणा और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव था। हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वे अन्य धर्मों के विरोधी नहीं बने। उन्होंने अपने शिलालेखों में स्पष्ट लिखा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके अनुसार सच्चा धर्म वह है जो सभी के प्रति सहिष्णुता और सद्भावना रखे। अशोक का यह परिवर्तन केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके साम्राज्य और भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित करता रहा। कलिंग युद्ध ने उन्हें रक्तपात से करुणा की ओर और हिंसा से अहिंसा की ओर मोड़ा। इसी परिवर्तन ने उन्हें इतिहास में महान की उपाधि दिलाई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जिस धम्म नीति को अपनाया, उसका उद्देश्य केवल धार्मिक प्रवचन देना नहीं था, बल्कि प्रशासन और जनजीवन को नैतिक मूल्यों से जोड़ना था। यह नीति बौद्ध धर्म की करुणा, अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, परंतु इसे सभी धर्मों और वर्गों के लिए समान रूप से लागू किया गया। अशोक ने स्पष्ट कहा कि धम्म का मतलब है अच्छा आचरण और सभी के प्रति करुणा। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को स्थिर और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में कई सुधार किए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे केवल कर वसूली तक सीमित न रहें, बल्कि जनता के दुख दर्द को भी सुनें। प्रांतीय गवर्नरों को नियमित रूप से जनता के बीच जाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने आदेश दिया कि प्रजा और शासक वर्ग के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। अशोक का सबसे बड़ा प्रशासनिक नवाचार था धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति। इनका काम था जनता के बीच जाकर नैतिक उपदेश देना, विवाद सुलझाना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। वे समाज के कमजोर वर्गों, स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देते थे। धम्म महामात्र अशोक की धम्म नीति के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माने जाते थे। अशोक ने अपने शासन को प्रजा के कल्याण से जोड़ दिया। उन्होंने सड़कों और वृक्षों की व्यवस्था करवाई ताकि यात्रियों को छाया मिले, कुएं और जलाशय बनवाए, इंसानों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल और औषधालय स्थापित करवाए, गांव-गांव में धर्मशालाएं और विश्राम स्थल बनाए। ये सभी योजनाएं उनकी प्रजा के प्रति करुणा और दया के भाव को दर्शाती थीं। अशोक ने कर प्रणाली को मानवीय बनाया। उन्होंने किसानों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाने से मना किया। उनका कहना था कि राज्य का धन प्रजा के परिश्रम से आता है, इसलिए उसका उपयोग केवल प्रजा की भलाई में होना चाहिए। अशोक ने न्याय व्यवस्था को भी करुणा और दया से जोड़ दिया। उन्होंने मृत्युदंड को अत्यंत दुर्लभ मामलों तक सीमित किया और अपील की व्यवस्था की। उन्होंने जेलों की स्थिति सुधारने और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने के आदेश दिए। धम्म नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखा कि सभी धर्म समान हैं और हर व्यक्ति को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।
अशोक की धम्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को नैतिक और मानवीय आधार प्रदान किया। प्रजा का विश्वास और समर्थन उन्हें मिला। यह नीति उनके शासन को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आदर्श शासन का स्वरूप प्रदान करती है। अशोक की धम्म नीति भारतीय इतिहास की अद्वितीय घटना है। यह केवल धार्मिक विचारधारा का हिस्सा नहीं थी बल्कि शासन और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीति थी। इसने उन्हें केवल एक सम्राट ही नहीं बल्कि धम्म चक्रवर्ती नैतिक मूल्यों से शासित सम्राट बना दिया। अशोक महान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी उनकी नीतियों, आदेशों और विचारों को शिलालेखों और स्तंभों पर अंकित कराना। इन शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने सीधे जनता से संवाद किया। यह इतिहास के सबसे प्रामाणिक अभिलेख माने जाते हैं क्योंकि इनमें सम्राट ने स्वयं अपनी भाषा में अपने विचार लिखवाए। अशोक ने अपने शिलालेख जनता की सुविधा के लिए स्थानीय भाषाओं और लिपियों में लिखवाए। उत्तर भारत में अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों यानी अफगानिस्तान, कंधार आदि में ग्रीक और अरामी भाषा का प्रयोग हुआ। इस विविधता से स्पष्ट होता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया। अशोक के शिलालेख दो प्रमुख प्रकार के हैं। पहला है शिलालेख रॉक एडिक्ट्स, इन्हें चट्टानों पर खुदवाया गया, और दूसरा है स्तंभ लेख पिलर एडिक्ट्स, इन्हें विशाल पत्थर के स्तंभों पर अंकित किया गया। इन शिलालेखों को आगे बड़े और छोटे शिलालेखों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें लिखी गईं, जैसे प्रजा के लिए नैतिक उपदेश और धर्म का महत्व, अहिंसा, करुणा, सत्य और सहिष्णुता की शिक्षा, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करने का आदेश, पशु वध को रोकने और जीवों के प्रति दया रखने का उपदेश, धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सद्भाव की अपील, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। अशोक के कई स्तंभ आज भी भारत के विभिन्न भागों में खड़े हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे सारनाथ स्तंभ, इस पर 4 सिंहों की मूर्ति है जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। वैशाली स्तंभ, यहां भी अशोक का शिलालेख अंकित है। लौट स्तंभ, उत्तर प्रदेश, जिसमें अहिंसा और दया का संदेश दिया गया। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेहरौली स्तंभ, जिन पर उनके आदेश अंकित हैं। अशोक के स्तंभ केवल आदेश लिखवाने का माध्यम नहीं थे बल्कि भारतीय कला और स्थापत्य की उत्कृष्ट कृतियां भी हैं। ये चिकने बलुआ पत्थर से बने होते थे और इनमें सिंह, हाथी, बैल और घोड़े जैसी मूर्तियां बनी होती थीं। इनमें से सिंह स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। इन शिलालेखों को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी सम्राट ने जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। अशोक के शिलालेख केवल प्रशासनिक आदेश नहीं हैं, बल्कि वे उनके हृदय परिवर्तन और मानवीय सोच के साक्षी हैं। यही कारण है कि आज भी ये इतिहासकारों के लिए प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उनकी सोच केवल अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं रही। उन्होंने यह निश्चय किया कि धम्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया स्वरूप दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर तक मिशन भेजे। अशोक ने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध और हिंसा के बजाय शांति और मैत्री संबंध स्थापित किए। उनका उद्देश्य था कि भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान बढ़े। उन्होंने अपने शिलालेखों में स्पष्ट लिखा कि पड़ोसी राज्यों से शांति बनाना ही सच्ची विजय है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। वहां के राजा देवनामपिया तिस ने उनका स्वागत किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की नींव रखी। संगमित्रा बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसकी एक शाखा श्रीलंका ले गई और उसे वहां रोपा गया। यह वृक्ष आज भी बौद्ध आस्था का केंद्र है। अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को केवल श्रीलंका तक ही नहीं बल्कि मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र और यूनानी क्षेत्रों तक भेजा। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासकों जैसे एंटियोकस, टॉलेमी, मागस और एलेक्जेंडर तक धम्म का संदेश पहुंचाया गया। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के कई केंद्र स्थापित हुए। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी धर्म प्रचारक भेजे। कश्मीर, गांधार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। गांव-गांव में स्तूप और विहार बनाए गए। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को शासन से संरक्षण दिया गया।
अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसका नेतृत्व मोग्गलिपुत्र तिस्स नामक भिक्षु ने किया। इस संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संकलित किया गया, शुद्ध बौद्ध विचारधारा को परिभाषित किया गया। यहीं से विभिन्न मिशनों को विश्वभर में भेजा गया। अशोक के मिशनों का प्रभाव बहुत व्यापक हुआ। श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे प्रवेश किया। यूनानी क्षेत्रों में भी बौद्ध विचारधारा का प्रभाव दिखाई दिया। अशोक के इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म का स्वरूप दिया। यदि अशोक केवल अपने साम्राज्य तक सीमित रहते तो शायद बौद्ध धर्म इतना व्यापक न होता। इसीलिए अशोक को केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का धर्म प्रचारक सम्राट कहा जाता है। अशोक केवल एक महान शासक ही नहीं थे बल्कि संस्कृति, कला और समाज सुधार के भी अद्वितीय संरक्षक माने जाते हैं। उनके शासनकाल में भारतीय संस्कृति ने नया स्वरूप ग्रहण किया। अशोक ने धर्म और कला को जोड़कर एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाया जिसने आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला। अशोक के समय स्तूप निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ। परंपरा के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे विश्व धरोहर माना जाता है। स्तूप केवल धार्मिक स्मारक ही नहीं बल्कि कला और स्थापत्य के भी उत्कृष्ट उदाहरण बने। अशोक ने पूरे साम्राज्य में अनेक पत्थर के स्तंभ स्थापित करवाए। इन स्तंभों पर धम्म नीति से संबंधित आदेश अंकित किए गए। सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिस पर बने सिंहचिह्न को आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। ये स्तंभ भारतीय शिल्पकला की महान परंपरा को दर्शाते हैं। अशोक के शासनकाल में भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला नई ऊंचाइयों पर पहुंची। राजगीर, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में अनेक विहार और मठ बने। गुफा वास्तुकला का भी विकास हुआ, जैसे बराबर की गुफाएं। शिल्प में पॉलिशिंग तकनीक, मौर्यन पॉलिश, इतनी उत्कृष्ट थी कि पत्थर शीशे की तरह चमकने लगता था। अशोक ने शिक्षा और धर्म प्रचार दोनों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अनेक विहार यानी मठ और विद्यालय बनवाए। भिक्षुओं और विद्वानों को संरक्षण दिया। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी माना गया। अशोक ने समाज में समानता, अहिंसा और दया की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया। पशुओं की बलि पर रोक लगाई। अस्पताल, औषधालय और कुएं बनवाए। यात्रियों के लिए विश्रामगृह और सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए। उन्होंने समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए भी कदम उठाए। अशोक के प्रशासन की नींव धम्म नीति पर आधारित थी। अधिकारी केवल कानून लागू करने वाले नहीं थे बल्कि जनता की सेवा और कल्याण भी उनका कर्तव्य था। धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनका कार्य जनता को नैतिक शिक्षा देना और कल्याण योजनाओं की देखरेख करना था। उन्होंने शासन को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा और करुणा का माध्यम बनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में शिलालेख लिखवाए, जैसे प्राकृत, ग्रीक, अरामी। इससे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग धम्म संदेश समझ पाए। कला और स्थापत्य ने भी भारतीय संस्कृति को एकजुट करने का कार्य किया। अशोक के बनाए स्तंभ, शिलालेख और स्तूप आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। यह न केवल भारतीय इतिहास की पहचान है बल्कि विश्वभर के लोग इन्हें देखने आते हैं। सांची स्तूप, सारनाथ स्तंभ और बराबर गुफाएं आज भी भारत की महानता के प्रतीक हैं। अशोक की सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि वे केवल एक सम्राट नहीं बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक और संस्कृति निर्माता थे। उनकी नीतियों और कार्यों ने भारतीय सभ्यता को नई दिशा दी और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। उनके शासन का अधिकांश भाग धम्म नीति और प्रजा कल्याण में व्यतीत हुआ। समय के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वे धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने लगे। वृद्धावस्था में अशोक ने ध्यान और साधना में अधिक समय बिताया। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चरण शांति और आत्मनिरीक्षण में बिताया। अशोक के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म का और गहरा पालन किया। वे नियमित रूप से ध्यान करते, भिक्षुओं का मार्गदर्शन करते और धर्म संदेश का प्रचार करते। उनके आदेशों और नीतियों का पालन उनके उत्तराधिकारियों द्वारा भी किया गया।
उनका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि शासन और आध्यात्मिक जीवन साथ साथ संतुलित रूप से चल सकते हैं। अशोक के कई पुत्र और पुत्रियां थे। उनके सबसे प्रसिद्ध पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचारक मिशन में भेजा गया था। अशोक ने उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निर्देशित किया और उनके माध्यम से धर्म का संदेश अन्य देशों तक पहुंचाया। सिंहासन के उत्तराधिकार की जिम्मेदारी उनके किसी बड़े पुत्र को सौंपी गई, लेकिन साम्राज्य की विशालता और राजनीतिक जटिलताओं के कारण बाद के शासनकाल में कई चुनौतियां आईं। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में शांति और संतोष अनुभव किया। कहा जाता है कि उनके अंत समय तक वे अपने धर्म, अहिंसा और प्रजा कल्याण के सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। उनकी मृत्यु ने पूरे मौर्य साम्राज्य को शोक में डाल दिया और उनके निधन के बाद भी उनका धम्म और नीति शासन के लिए मार्गदर्शक बनी। अशोक की मृत्यु के बाद उनका नाम केवल एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि महान धर्मराज, समाज सुधारक और विश्व प्रचारक के रूप में याद किया गया। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि सत्ता और शक्ति के साथ करुणा और धर्म का पालन भी संभव है। उनके योगदान के कारण मौर्य साम्राज्य इतिहास में एक आदर्श शासन का उदाहरण बन गया। अशोक की मृत्यु के बाद उनके बनाए गए स्तंभ, शिलालेख, स्तूप और धर्म प्रचारक मिशन उनके विचारों और आदर्शों को जीवित रखते रहे। आज भी ये स्थलों और स्मारकों के रूप में विद्यमान हैं और उनके जीवन का संदेश अहिंसा, धर्म और करुणा विश्वभर में लोगों को प्रेरित करता है। सम्राट अशोक की विरासत केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रही। उनका प्रभाव भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और विश्व पर आज भी महसूस किया जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल में जो नैतिकता, करुणा और धर्म के सिद्धांत स्थापित किए, उन्होंने शासन और समाज की धारा को पूरी तरह बदल दिया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति और विजय केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि सत्य, अहिंसा और न्याय में भी विजय संभव है। अशोक ने अपने धर्म प्रचारक मिशनों के माध्यम से बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में स्थापित बौद्ध धर्म ने वहां की संस्कृति और समाज पर स्थायी प्रभाव डाला। इसके अलावा मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बौद्ध धर्म की नींव में अशोक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और नैतिक शिक्षा केवल स्थानीय नहीं, बल्कि विश्वव्यापी रूप से फैल सकती है। अशोक ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा दी। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की, स्तूप, विहार और शिलालेख बनवाए, जो न केवल धर्म और आस्था का प्रतीक बने, बल्कि भारतीय कला और स्थापत्य में भी नई ऊंचाइयों का परिचायक बने। सांची स्तूप और सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भी भारतीय संस्कृति और गौरव का प्रतीक हैं। इन स्मारकों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और अशोक की सोच और नीति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। अशोक का शासन यह दर्शाता है कि एक सम्राट केवल विजय और शक्ति का प्रतीक नहीं हो सकता, बल्कि वह समाज का संरक्षक और नैतिक मार्गदर्शक भी बन सकता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म के मूल्यों को शासन की नींव बनाया। उनके द्वारा स्थापित धम्म नीति ने शासन और प्रशासन को नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान किया। यह नीति आज भी आधुनिक शासन और नैतिक नेतृत्व के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। अशोक की विरासत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनके शिलालेख और स्तंभ। ये केवल आदेश और नियम नहीं थे, बल्कि मानवता, सहिष्णुता और धर्म के संदेश के वाहक थे। इन शिलालेखों में लिखा गया उनका दृष्टिकोण आज भी मानव इतिहास में अद्वितीय है। राष्ट्रीय प्रतीक और अशोक चक्र, जो भारतीय ध्वज का हिस्सा हैं, उनके जीवन और विचारों का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज भी अशोक को विश्वभर में एक महान धर्मराज और नैतिक शासक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि हिंसा और युद्ध के बाद भी परिवर्तन संभव है और करुणा, न्याय और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इतिहास में स्थायी प्रभाव छोड़ा जा सकता है। अशोक की सोच, उनके कार्य और उनके आदर्श केवल भारतीय समाज के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, यह थी अशोक महान की अद्भुत गाथा, एक योद्धा से धर्मराज तक का सफर। अशोक ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से आती है। उनकी विरासत आज भी हमारे राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक में जीवित है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में, तब तक के लिए जय हिंद।